सो वेलकम बैक एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे इस लास्ट लेक्चर में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के बारे में। एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है और काफ़ी आसान भी है। सो क्वेश्चन नंबर 28 से लेके क्वेश्चन नंबर 43 तक आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ही कवर्ड रहेगा और एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि आसान सा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर द कॉर्पोरेट वैल्यूएशन और उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। सर आइए डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। देखो, मैं आपके सामने एक कंपनी रख देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लो कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले दो लोग हैं, दो तरह के लोग हैं। ये एक हो गया इक्विटी शेयर होल्डर्स और एक हो गया डेट होल्डर्स, ठीक है, लोन देने वाले एंड ऑल। तो इक्विटी वालों ने मान के चलिए कि 60 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करा है और डेट भी हमने 40 करोड़ का इशू करा है। तो टोटल मिला के कंपनी के पास कितने पैसे हो गए? कंपनी के पास हो गए 100 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि कोई भी दूसरे को पैसा फ्री में नहीं देगा। सो जो भी इन्वेस्ट किया जा रहा है इक्विटी और डेट होल्डर्स द्वारा, उस पे वो लोग कुछ एक्सपेक्ट तो कर रहे होंगे रिटर्न। अब कंपनी से इक्विटी वालों को क्या रिटर्न मिलता है सर? इक्विटी डिविडेंड, राइट। और डेट होल्डर्स वालों को क्या रिटर्न मिलता है सर? इंटरेस्ट, ठीक है। और इक्विटी वालों को एक और चीज़ मिलती है, वो है कैपिटल एप्रिसिएशन। दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिटर्न टू देम। सो इक्विटी डिविडेंड एंड कैपिटल एप्रिसिएशन और यहाँ पे इंटरेस्ट। अब इनको जो रिटर्न मिलता है या फिर ये लोग जो एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से, उस चीज़ को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सही बात है। और ये लोगों को जो दिया जाता है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेट। सो द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द डेट होल्डर्स इज द KD एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्रॉम द कंपनी इज KE, ठीक है। इतना ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। सो लेट्स से कि इन्होंने एक्सपेक्ट किया है अराउंड हम 15% और इन्होंने एक्सपेक्ट किया है 10%। सिंपल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल एक्सपेक्टेशन जो है वो हो गई है इनकी इक्विटी वालों की 9 करोड़ रुपए और इनकी हो गई है 4 करोड़ रुपए, ठीक है। सो कंपनी को टोटल खर्चा कितना होगा? दिस इज कंपनी के लिए अगर आप देखो तो ये KE और KD क्या है सर? कॉस्ट है। अगर इन्वेस्टर्स के लिए जिन्होंने पैसा दिया उनके लिए रिटर्न है, तो जिन्होंने पैसा लिया उनके लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, कॉस्ट है, ठीक है सर। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है उसको। पर एक चीज़ का ध्यान रखना, ये जो खर्चा हो रहा है 9 और 4 का, मतलब कंपनी से जो पैसे जा रहे हैं, इसमें कंपनी को एक बेनिफिट मिलता है इस 4 के अगेंस्ट में। वो है कि ये जो 4 करोड़ का इंटरेस्ट का खर्चा है, कंपनी टैक्स के लिए उसको डिडक्ट करती है, यानी कि इस पे हमारा टैक्स का अमाउंट बच जाता है। क्योंकि प्रॉफिट पे जो टैक्स हम भरते हैं उसके पहले हम प्रॉफिट को इतने करोड़ से कम कर देते हैं, यानी कि उतना मल्टीप्लाइड बाय टैक्स का जो अमाउंट है वो हमारा बचता है। हालांकि इक्विटी डिविडेंड जो होता है उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं होती, तो ये आफ्टर टैक्स अमाउंट ही है, यानी कि ये पूरा का पूरा हमारे लिए खर्चा है। लेकिन ये पूरा का पूरा हमारे लिए खर्चा नहीं है सर। एक हाथ से हम 4 करोड़ भले ही डेट होल्डर्स को दे रहे हैं, लेकिन दूसरे हाथ से इस पे जो टैक्स लगता है 30% का, उतना टैक्स हमारे ही बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में जाने से बच गया। सो वो फ़ायदा भी है। सो 4 करोड़ पूरी तरह से खर्चा मानना एक तरह से गलत हो गया। 4 करोड़ का खर्चा और उससे होने वाला फ़ायदा, इनको नेट ऑफ करोगे तो वो आता है सर नेट एक्सपेंस आपका डेट होल्डर्स का। तो मैं डायरेक्ट लेता हूँ थोड़ा ध्यान देना, इसको 30% से अगर हम टैक्स रेट माने तो 30% माइनस करने के बाद आएगा 2.8। सो ये हो गया 2.8। अब लॉजिकली देखा जाए तो मेरा खर्चा हुआ सिर्फ 11.8 करोड़। 9 करोड़ का इक्विटी और डेट हो गया 11.8 करोड़, 2.8 करोड़, तो टोटल हो गया 11.8 करोड़।
ये है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन टर्म्स ऑफ रुपीस, ये है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और कितने पैसे पे? 100 करोड़ इस्तेमाल करने के लिए, ध्यान देना, 100 करोड़ रुपए इस्तेमाल करने के लिए मुझे 11.80 करोड़ चुकाना पड़ रहा है। तो परसेंटेज के फॉर्म में कितना हो गया सर? वो 11.80%। इसी को कहते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल था 15 और 10% का, ये था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है। ये बिफोर टैक्स होता है, इसलिए हम उसको टैक्स का अमाउंट बचाने के बाद का अमाउंट अगर ले तो 10 - 30% होता है 7%। अब ध्यान देना जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं WACC को। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी लेते हैं, प्लस कॉस्ट ऑफ डेट को आफ्टर टैक्स लेने के बाद उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15 होता है, वेट ऑफ इक्विटी हमारा यहाँ पे क्या 60% हो गया। टोटल 100 करोड़ में 60 करोड़ का तो इक्विटी है, तो ये 60 हो गया। कॉस्ट ऑफ डेट हमने 10 लिया, 1 - 0.3 इंटू ये हो गया 40%। सो टोटल 9 करोड़ और ये हो गया 2.8। सो ये हो गया 9%, वो हो गया 2.8%। हमारा टोटल जो एक्सपेंस आया 11.80 का, उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कंपनी से इन्वेस्टर्स जितना भी पैसा डाल रहे हैं कंपनी में, उसमें इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम से कम इतना तो कमा के दो। अब आते हैं दूसरी साइड पे, ध्यान देना। मान लो कि कंपनी ने यही 100 करोड़ रुपए मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करे नहीं करे, हमने तो पैसा दे दिया। ये जो स्टेक होल्डर्स है ये लोग क्या बोलेंगे? आप उसका आप कुछ भी करो, हमने तो पैसा दे दिया, एक साल में हमको बस इतना पैसा चाहिए 11.80%। तो कंपनी ने जो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए मार्केट में, लेट से उससे वापस रिटर्न आता है, ठीक है। और वो रिटर्न जो आता है वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? चलो देखो, ये आ गया आपका सेल्स, ये आ गया कॉस्ट, ठीक है, ये आ गया आपका EBIT, ये आ गया इंटरेस्ट, EBT, टैक्स, EAT, और इसी में से आप देते हो इक्विटी डिविडेंड, ठीक है। तो ये आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस में बैलेंस अमाउंट। और यहाँ से कहानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ख़त्म होके बैलेंस शीट शुरू हो जाती है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है बैलेंस शीट में। तो ये है पूरी कहानी। अब आप मुझे बताओ कि रिटर्न कैलकुलेट कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो आप ये बताओ कि कैलकुलेट करना किस पे है। अगर सिर्फ इक्विटी वालों का रिटर्न निकालना है तो सिर्फ इक्विटी वालों की अर्निंग लेते हैं, मतलब ऐसी अर्निंग जिसमें से सिर्फ इक्विटी डिविडेंड बांटा जाता है, वो है अर्निंग आफ्टर टैक्स। पर क्या हमें सिर्फ रिटर्न इक्विटी वालों के लिए निकालना है? नहीं सर, दोनों ने इन्वेस्ट करा है, हमको दोनों के एंगल से रिटर्न निकालना है। यानी कि ऐसा प्रॉफिट लो जिसमें से दोनों को बांटा जा सकता है रिटर्न, यानी कि इसको जो इंटरेस्ट दिया जाता है और उनको जो इक्विटी दिया जाता है, ऐसा प्रॉफिट। सो आप अगर इस चीज़ को देखोगे ना, अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट नहीं बांटा जाता, ये इंटरेस्ट बांटने के बाद की फिगर है। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इस पे हक खाली इक्विटी वालों का होता है। थोड़ा सा और ऊपर आ जाओ और अगर आप EBT देखोगे तो इस पे हक खाली इक्विटी और गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट का इसलिए क्योंकि आपकी ये जो अर्निंग है इसमें से अभी तक आपने टैक्स नहीं भरा, तो गवर्नमेंट भी बोलती है कि भैया ये जो पैसा है ना EBT, ये हमारा है। इक्विटी होल्डर्स भी यही बोलेंगे ये हमारा है। डेट होल्डर्स नहीं बोल सकते ये हमारा है, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑलरेडी उनको हम दे चुके थे। तो अगर हमें इन दोनों के लिए यूज़ हुआ जाने वाला प्रॉफिट निकालना है, यानी कि ऐसा प्रॉफिट जिस पे ये दोनों लोग अपना हक जता सके, तो वो हो गया सर आपका EBIT, यानी कि EBIT। इस पे हक देखो किसका है, इसमें से सबसे पहले डेट वालों को पैसा दोगे, फिर गवर्नमेंट को दोगे और फिर इक्विटी वालों को दोगे। ये है 1, 2 और ये 3, अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया होगा। अब ध्यान देना यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है। हमको जो पैसा चाहिए वो था सर इक्विटी और डेट वालों के लिए, तो EBIT ये अमाउंट हमको मिली। ये है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसी अर्निंग कंपनी की जिसमें से अभी तक डेट होल्डर्स को, गवर्नमेंट को और इक्विटी वालों को पैसा दिया जाना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें, EBIT हमको पूरा नहीं चाहिए।
मतलब हमको वो प्रॉफिट नहीं चाहिए जिस पे गवर्नमेंट भी अपना हक जता सके। हमको तो रिटर्न इन दोनों के लिए निकालना है, तो सिर्फ इन दोनों के लिए अप्लीकेबल रहने वाला प्रॉफिट बताओ। तो वो तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा आपको कि कहीं है। तो हम शुरुआत करेंगे सर इसी से। हम लेंगे ईबिट पूरा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि डेट होल्डर्स, गवर्नमेंट और इक्विटी वालों के लिए अप्लीकेबल है। इसमें से हम एक काम करेंगे, गवर्नमेंट के टैक्सेस को हटा देंगे। सो गवर्नमेंट को टैक्सेस को जो हटाना है तो वो इस तरह से काम करेगा, ईबिट 1 माइनस टैक्स। जैसे ही आप अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 1 माइनस टैक्स कर देते हो तो वो आता है सर नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी कि ऐसा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो ऑपरेटिंग है, यानी कि अभी तक इसमें से फाइनेंशियल एक्सपेंसेस यानी कि इंटरेस्ट माइनस नहीं हुए और आपके इक्विटी के डिविडेंड माइनस नहीं हुए, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, तो ये हो गया नो पैट। तो नो पैट लो या ईबिट 1 माइनस टैक्स लो, बात तो सेम ही पड़ती है। हाँ, एक चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि ये जो टैक्स की अमाउंट है यहाँ पे जो निकलती है वो पूरी माइनस नहीं होती, इसमें से अलग होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीज़ समझाऊंगा पर एक थोड़ा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो ईबिट 1 माइनस टैक्स हमारा आया है, ईबिट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, लेट्स से वो आया है, एक अमाउंट ले लेते हैं हम हमारे एंगल से 11.8, तो हाँ लेट्स से कि वो आया है आपका 20 करोड़ का, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया है 20 करोड़ का और 30% टैक्स रेट था आपका। अगर आप ईबिट 1 माइनस टैक्स करते हो तो आंसर आता है 14 करोड़। आपने कितना कमाया? 14 करोड़। किस पे कमाया सर? 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से। तो परसेंटेज कितना हो गया कमाने का? 14%। अब आप लॉजिक लगाओगे तो क्या इक्विटी शेयर होल्डर और डेट होल्डर्स खुश होंगे? हाँ सर, बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने उम्मीद लगाई थी सिर्फ 11.80% की और आपने उनको कमा के दिया 14%। अगर रुपीज़ में बात करें तो उन्होंने बोला था कि आप हमको 11.80 करोड़ रुपीस दे देना, कहानी ख़त्म। लेकिन आपने उनको 14 करोड़ रुपीस कमा के दिए। कितने ज़्यादा कमाए सर? आपने जो कमा के दिया वो था 14 और उन्होंने जो उम्मीद लगाई थी वो थी सिर्फ 11.80 करोड़ की। ये रुपीस में बात कर रहा हूँ। तो आपने कितना ज़्यादा कमा के दिया? दैट्स 2.2 करोड़, राइट। इसी चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। ये जो 2.2 करोड़ का एक्स्ट्रा कमाई आपने करके दी है, इसी चीज़ को बोलते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, कि आपने शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन के ऊपर और कितना कमाया। आप यानी कौन? कंपनी। कंपनी ने जो स्टेक होल्डर से पैसा लिया था 100 करोड़ का, उस पे उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 11.80 करोड़ रुपीस उनको कमा के देना हमने चाहिए। पर हमने कितना कमाया एग्जैक्टली आफ्टर टैक्स? ये भी आफ्टर टैक्स था, वो भी आफ्टर टैक्स है, 14 करोड़ रुपीस। 14 करोड़ रुपीस हमने उनके लिए कमा के दिया, तो वो आता है एक्स्ट्रा कितना कमाया? 2.2। तो यही है इकोनॉमिकली हमने उनकी एक्सपेक्टेशन पे कितनी वैल्यू ऐड करी, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। कहानी खत्म। कैसे निकाला सर? फॉर्मूला बनाया जा सकता है क्या? यस, बिल्कुल बनाया जा सकता है। सो 14 की जगह आप नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले सकते हो, या फिर आप ऐसा बोलो ईबिट 1 माइनस टैक्स। मैं तो सजेस्ट करूंगा ईबिट 1 माइनस टैक्स ही लो हर बार। तो क्लियर रहेगा समझने में। नो पैट में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये हो गया 14। 11.80 कैसे निकाला था? आपने WACC निकाल के कैपिटल एम्प्लॉयड पे लगाया था। कैपिटल एम्प्लॉयड था आपका 100 करोड़ का। तो ये फॉर्मूला बन जाता है सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का। अब अगली बार से जब भी इस फॉर्मूले को देखें या इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के कॉन्सेप्ट को देखें, इतनी सी चीज़ समझ लो कि ये कमाई है जो कंपनी ने कमाया है, ये अमाउंट है जो कंपनी ने कमाया है, और माइनस जो दूसरी साइड है वो है अमाउंट जो कंपनी से उम्मीद लगाई गई थी, एक्सपेक्ट किया गया था। सो कंपनी से एक्सपेक्ट इतना किया गया था, कंपनी ने इतना कमा के दिया, तो डिफरेंस जो आता है उसे कहते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। और कई बार डिफरेंस निगेटिव भी आता है। अगर इन केस आप सिर्फ 10 करोड़ कमा के देते हो और कंपनी 11.80 एक्सपेक्ट करती है, तो 1.80 करोड़ का निगेटिव ईवी आएगा, विच इज़ बैड फॉर द कंपनी।
इन्वेस्टर्स को भी एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा कि यार ये कंपनी अपनी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती. सो निगेटिव ईवीए इज़ अ बैड साइन, पॉजिटिव ईवीए इज़ अ गुड साइन. अच्छा, एक मैं थोड़ा सा वापस से आपको फॉर्मूला बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया. कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सी बात है सर, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड यानी कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन के ऊपर आपने कितना कमाया, सिंपल. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ जो मैं बात कर रहा था. जैसे मैंने लिया यहाँ पे, यही सारा पार्ट मैं वापस कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ पे ठीक है, उसको हटाना नहीं चाहिए. तो यहाँ ले लिया, ध्यान देना. देखो एक रफ फिगर्स लेते हैं. लेट्स से सेल्स हो गया आपका 100 करोड़ का, कॉस्ट हो गई 80 करोड़ की, ईबिट हो गया 20 करोड़ का, इंटरेस्ट आता है 4 करोड़ का, तो ईबिट आ गया आपका 16 करोड़. 16 पे 30% अगर 4.8 आएगा ना, 16 पे 30% कैलकुलेट करोगे तो टैक्स आता है 4.8, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा आपका 11.20. और यहाँ से आगे ज़्यादा मैटर करता नहीं, इक्विटी डिविडेंड ले लो 1.20, और चलो पूरा का पूरा कैपिटल एप्रिसिएशन अगर हम छोड़ दे, तो अगर पूरा ही डिविडेंड लेना है तो इसमें से 9 करोड़ का इक्विटी डिविडेंड ले लो और 2.20 आपका बचा रिजर्वेशन सरप्लस. ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट की हम बात कर रहे थे, या फिर कैलकुलेशन गड़बड़ होगी. आप एक काम करो, इसको ले लो सिर्फ 1.20 करोड़. तो डिविडेंड में सिर्फ 1.20 करोड़ दिखा रहा हूँ. आप बोलोगे कि सर उनको तो 9 करोड़ का रिटर्न देना है, तो आप सिर्फ 1.20 क्यों दिखा रहे हो? उनके जो रिटर्न है ना यहाँ पे इक्विटी के, इसमें दो चीज़ें आती है सर, इक्विटी डिविडेंड और शेयर कैपिटल में जो एप्रिसिएशन होता है. तो डिविडेंड मैंने 1.2 ले लिया, बाकी का अमाउंट आप मान के चलो कि शेयर की प्राइसेस बढ़ जाएगी. ठीक है, अब रिजर्वेशन सरप्लस में 10 करोड़ जाएंगे ही ना, बढ़ेगा ही. अब मैं बात करता हूँ ये वाली फिगर की, ईबिट. ठीक है. अब हमने नो पैट निकालने का दो तरीका लेना है, और कौन सा सही है वो समझना है. ईबिट 1 माइनस टैक्स, क्योंकि आप जब गूगल वगैरह करोगे या दूसरे सब्जेक्ट्स में देखोगे तो नो पैट निकालने के दो तरीके मिलेंगे आपको. सो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक आ गया ईबिट 1 माइनस टैक्स, और एक आता है सर अर्निंग आफ्टर टैक्सेस में इंटरेस्ट को ऐड कर दो. तो इसको भी, ये क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स था, इसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया. सो दोनों में फ़र्क कैसा आता है ध्यान देना. ये 21 माइनस 0.30 करोगे तो ये आता है 14, और यह है 11.20 प्लस 4 करोगे तो ये आएगा 15.20. सो दोनों अमाउंट थोड़ी डिफ़र करती है. अब कौन सा नो पैट सही है ये आपको अंदाज़ा लगाना है. अब मैं इस 14 की बात करता हूँ. 14 में इक्विटी और डिविडेंड वालों का कितना हिस्सा है? इक्विटी वालों का हिस्सा हम कितना बोल रहे थे? 9%. अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखो. अच्छा, एक काम करते हैं, इसको दूसरे एंगल से समझते हैं. देखो, ये जो 14 है इसकी मैं डिटेल बताता हूँ आपको. 16 का ले लो, ये इक्विटी ले लो. ठीक है, इसमें 16 का प्रॉफिट है इक्विटी का. ये देखो, अगर आप देखोगे तो बिफोर टैक्स इक्विटी का प्रॉफिट है 16 का, और डेट वालों का प्रॉफिट है 4 का, और ये दोनों बिफोर टैक्स अमाउंट है. ठीक है, इक्विटी वालों के लिए यानी कंपनी की ओनरशिप जो कंपनी है उसके लिए 16 करोड़ का प्रॉफिट बचा, इस पर टैक्स भरना है. डेट वालों को हम 4 करोड़ हम तो दे देंगे, हम तो सिर्फ इक्विटी अगर है तो 4 करोड़ दे देंगे. 4 करोड़ डेट वाले के हाथ में जाने के बाद क्या उसे टैक्स नहीं भरना पड़ेगा? अपने जेब से भरना पड़ेगा सर. उसकी इनकम है ना वो 4 करोड़ की. आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ डेट होल्डर के एंगल से. उसने पैसा इन्वेस्ट किया, 4 करोड़ का इंटरेस्ट लिया, तो क्या उसे 4 करोड़ पे टैक्स नहीं भरना है? तो
16 को 1 माइनस 0.30 करोगे, 4 को 1 माइनस 0.30 करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा 11.2 और 2.8। सो इक्विटी की टैक्स भरने के बाद की इनकम है 11.2, डेट वालों की टैक्स भरने के बाद की इनकम है 2.8, टोटल आया 14 इस तरह से। ठीक है, अब मैं वो दूसरा वाला पार्ट आपको समझा रहा हूँ। 16 की इनकम है 1.30, टैक्स भरने के बाद इक्विटी वालों की इनकम कितनी आ गई 11.20। 4 करोड़ है, इसमें आप कोई भी टैक्स मत भरो और सीधा 4 करोड़ यहाँ पे ले लो। अब आप बताओ क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये आ गया इस तरह से 15.20। तो ये जो 15.20 आप लेते हो ये इस तरह से आता है जिसमें ये वाली अमाउंट तो टैक्स भरने के बाद की है, लेकिन ये वाली अमाउंट में टैक्स नहीं भरा जाता। यानी कि आप ये बोल रहे हो कि डेट को बिफोर टैक्स प्रॉफिट लो, गलत है। मैं बता रहा हूं क्यों गलत है। आप बोलोगे सर इस पे तो टैक्स सेविंग होती है, तो जो वो टैक्स भर रहा है वो टैक्स इक्विटी वाले ये ले लेंगे, क्या कहते हैं, टैक्स सेविंग ले लेंगे, तो नेट ऑफ हो गया, इसलिए 4 का 4 ही रहा। नहीं सर, आप जो पूरा क्वेश्चन देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, मैं अब कॉन्सेप्ट पे बताता हूँ। आपकी ये जो बात थी अभी वो पूरी तरह से सही थी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट पे इसलिए एप्लीकेबल नहीं होती क्योंकि जब आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकाल रहे हो तो एक ही बॉक्स में ये दोनों लोग बैठे हुए हैं, तो उस एंगल से देखो। आपका एंगल होना चाहिए कि मैं इक्विटी और डेट होल्डर दोनों हूं, तो मेरे पास जो भी इनकम आएगी हम दोनों उस पर टैक्स भरेंगे ना, तो हमको आफ्टर टैक्स चाहिए। ये जो आपने निकाला था ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट तो निकाला था कि डेट वाले भी अपना टैक्स भरने के बाद में कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, 2.8 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इक्विटी वाले कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 9 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बस फर्क क्या था, इक्विटी वालों का टैक्स कंपनी खुद भर दे रही थी, डेट वालों का टैक्स डेट वालों के हाथ में जाने के बाद भरना है, लेकिन बात तो भरना है ही ना। सो 9 भी आफ्टर टैक्स था, 2.8 भी आफ्टर टैक्स एक्सपेक्ट किया था। क्या हमने पूरा 4 करोड़ एक्सपेक्ट किया था डेट होल्डर्स ने? नहीं। तो पूरा 4 करोड़ क्या हमने लेना चाहिए? नहीं सर, हम सिर्फ उतना ही लेंगे जितना हमसे एक्सपेक्ट किया गया था, 2.8। तो ये इसीलिए सही है। ये 14 में डेट वाले भी अपना टैक्स भर रहे, इक्विटी वाले भी अपना टैक्स भर रहे, तो ये जो कमाई आई है कंपनी ने 14 करोड़ रुपए कमा के दिया स्टेक होल्डर्स को टैक्सेस भरने के बाद, और ये थी एक्सपेक्टेशंस टैक्सेस भरने के बाद। हमने इतना एक्सपेक्ट किया था कि टैक्स वैक्स सब काट के 11.80 कमा के दो, और कंपनी ने टैक्स वैक्स सब काट के 14 कमा के दिया। और एंगल सिर्फ कंपनी के एंगल से मत देखो, कंपनी इज ओनली इक्विटी, बट ये है इक्विटी प्लस डेट होल्डर्स के एंगल से कि आपने हमारे लिए कितना कमाया। सो ये इसीलिए गलत हो जाता है। बाकी कई सारी जगह पे दूसरे कॉन्सेप्ट्स में अगर आप इकोनॉमिक वैल्यू एडेड छोड़ोगे तो शायद ये फिगर सही होगा, क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ इक्विटी वालों के एंगल से देखते हो। इक्विटी वाले अपना टैक्स भरे और ये लोग जो अपना टैक्स भर रहे हैं उसका बेनिफिट इक्विटी वालों को मिल रहा है, तो अल्टीमेटली वापस 4 आता है। तो वो पार्ट छोड़ दो, ये पकड़ना है। ठीक है सर, अब आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। आइए सर, देखो। अच्छा, अब मैंने इतना तो बता दिया, खैर इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं। EBIT 1 माइनस टैक्स ही आपको हर बार लेना है। जहाँ पे 1-2 जगह नहीं लिया है उन्होंने, वो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। एक ही जगह पे है जहाँ पे थोड़ा गलत किया है इंस्टीट्यूट ने, बाकी सब कुछ सही है। पर बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग आपको रखनी है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए वो है ये कि EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर ये इतना आसान है सर, तो इतने सारे क्वेश्चन क्यों है? क्वेश्चन नंबर 28 से लेकर 43 तक हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ वेराइटी आएगी, इतना आसान नहीं है। सो जो एक्स्ट्रा की चीज़ें हैं वो हम देखेंगे हर क्वेश्चन में, जैसे कि पेटेंट्स, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें कंसिडर करेंगे। WACC निकालने के लिए आपको गेड अनगेड बीटा भी लेना पड़ेगा, CAPM यूज़ करोगे, बहुत सारी चीज़ें। आ जाओ सर, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। कॉन्स्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड हैज़ डेवलप्ड अ हाई टेक प्रोडक्ट विच हैज़ रिड्यूस्ड द कार्बन एमिशन फ्रॉम बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड में है, द प्रोडक्ट हैज़ बिन पेटेंटेड, और इस पेटेंट की मार्केट वैल्यू है 100 करोड़ विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। देखो, अब ये एक पेटेंट आ गया। ये कैसा पेटेंट है?
जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है हमारा ये वाला, और 100 करोड़ की मार्केट वैल्यू है इसकी, जो कि बुक्स में अभी तक रिकॉर्ड नहीं करी गई। द नेट वर्थ ऑफ कांस्टेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड इज़ 200 करोड़। लॉन्ग टर्म डेट अगर देखोगे तो 400 करोड़। अब ये जो नेट वर्थ होता है ये इक्विटी वालों की होती है, ये है डेट वालों की, लेकिन ये 100 करोड़ भी क्या हो गया, 100 करोड़ भी आपका इक्विटी वालों का ही पार्ट हो गया। पेटेंट को बाद में ओन कौन करेगा, जो कंपनी के ओनर्स हैं, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपका कैपिटल हो गया 100, 200 और 400 करोड़ का। भले ही बुक्स में 600 करोड़ दिख रहा है, 400 प्लस 200 प्लस ये 100 करोड़ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आप देखोगे प्रोडक्ट जनरेट करता है रेवेन्यू 84 करोड़ का। इस क्वेश्चन में रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है सर, क्योंकि क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी है तो इसी को मैं EBIT 1 माइनस टैक्स मान रहा हूँ। इसके अलावा कोई और डिटेल है ही नहीं इसलिए। रेट आप देखोगे 365 डेज गवर्नमेंट बॉन्ड का वो है 10%, ये आपका KD बन जाएगा। और बॉन्ड पोर्टफोलियो जनरेट्स अ रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। हालांकि ये बॉन्ड का जो है ये वर्ड सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट जो क्वेश्चन का बोलना है वो है ये कि ये है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो कॉस्ट ऑफ डेट आपको दिया हुआ है 10% का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दी हुई है 12% की। किस काम आने वाला है, WACC निकालने के लिए। कैलकुलेट क्या करना पड़ा है, अच्छा, द स्टॉक ऑफ द कंपनी मूव्स इन टैंडम विद द मार्केट। बहुत बढ़िया, मार्केट के हिसाब से ही मूवमेंट होती है। कैलकुलेट क्या करना है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द कंपनी। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए आपको चाहिए सर ये वाली डिटेल, EBIT, टैक्स रेट। अच्छा, EBIT कितना है इस क्वेश्चन में, EBIT है 84 करोड़ का, ये रहा 84 करोड़ का EBIT आ गया। अब आप यहाँ पे आंसर देखो। सबसे पहले तो हमने कैलकुलेट करा, फॉर्मूला लिख लिया कि इनकम कितनी हमने कमाई, ये हो गई सर हमारी EBIT 1 माइनस टैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकालेंगे WACC से, और टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप देखोगे तो वह है 700 करोड़, जिसमें हमने नेटवर्थ, लॉन्ग टर्म डेट और पेटेंट के राइट्स लिए। तो पेटेंट का ट्रीटमेंट समझ में आ गया कि अगर पेटेंट आए तो ऐड करना पड़ता है। इसके बाद, और ये किस में ऐड होगा सर, ये इक्विटी वालों का पैसा है, गुड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकाला, आप क्लियरली देखना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज, ये हम देख चुके हैं पहले भी। बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कॉस्ट ऑफ इक्विटी लिया 12% का, और ये देखो इक्विटी का टोटल अमाउंट लिया है 300 ना कि 200, सो 300/700 हो गया, और ये है 10, 400/700 कॉस्ट ऑफ वेट। KD को 1 माइनस टैक्स करना चाहिए था, लेकिन इस क्वेश्चन में टैक्स रेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्ट KD लिखा है। इससे आ गया कि कस्टमर्स यानी कि स्टेक होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी से, 10.85%। 10.85% कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 700 करोड़ पे, और हमने कितना कमा के दिया उनको, 84 करोड़। तो आ जाओ कैलकुलेशन देखते हैं। 10.85% 700 करोड़ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आता है 75.95, और कमा के कितना दिया है कंपनी ने उनको, 84 करोड़, जबकि उम्मीद कितने की थी, सिर्फ 75.95। तो कितना ज़्यादा कमा के दिया, 8.04 करोड़। ये हो गया आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, पेटेंट के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन है सर अभी तो, ठीक है आ जाओ। 28 हो गया, अब हम 29 में आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, ईजी है। 30 पे आओ, कुछ जिसमें नया सीखेंगे वो लेंगे ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें एक इंस्टीट्यूट की गलती भी है जो मैं पॉइंट आउट करूंगा। ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन आगे भी आपको मिलेगा जिसमें इंस्टीट्यूट ने सही ट्रीटमेंट करी है, तो ये ट्रीटमेंट थोड़ी सी गलत होगी जो इंस्टीट्यूट ने करी, वो हम आखिरी में डिस्कस करेंगे, लेकिन पूरा क्वेश्चन पहले हम आसानी से और सही तरीके से सॉल्व कर लेंगे। कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑफ द गुडलक लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्या निकालने बोला है उन्होंने, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। तो क्वेश्चन नंबर 30, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं सर, EBIT लेंगे और 1 माइनस टैक्स करेंगे, माइनस जो उम्मीद है यानी एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब देखना एक एक चीज़ें लेते जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया है, अगर आप नोटिस करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये रहा आपका रेवेन्यू 2000 लाख का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए, वो सब माइनस करने के बाद
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यही है वो फिगर आपकी ईबीआईटी की। अरे ये रहा वो फिगर आपका जो है वो ईबीआईटी का, 800 लैक्स जो आपको चाहिए होती है। ठीक है सर, तो ये 800 लैक्स हमने यहाँ पे ले लिए। टैक्स का रेट कितना सर, 30% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 800 माइनस 30% आता है 560। लेकिन कहानी ईबीआईटी की ख़त्म नहीं होती यहाँ पे, आगे देखना क्या आता है। तो ये तो हो गया। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में इतना पार्ट जो है ये इक्विटी वालों का है 1600 लैक्स का, इतना डेट वालों का है 200 लैक्स का, और ये तो करंट लाइबिलिटीज़ आ गई। इसके बाद में आपको नॉन करंट असेट्स यानी कि फिक्स्ड असेट्स दिए हुए हैं, करंट असेट्स भी 600 के दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ डेट है 15% की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12%, टैक्स का रेट है 30%। जिस पर्पज़ से हमने ये क्वेश्चन लिया है वो है ये आखिरी का ट्रीटमेंट, बैड डेप्ट प्रोविजन। अब क्या है देखो, बैड डेब्ट्स जो है ना उसका प्रोविज़न किया गया है। क्या मतलब होता है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई ये एक्चुअल में खर्चा अभी तक हुआ नहीं है, एक्चुअल में कोई बैड डेब्ट्स हुए नहीं है। जो कस्टमर्स को हमने बेचा था, जो हमारे डेटर्स है जिनसे पैसा लेना बनता है, वो शायद पैसा नहीं देंगे। इतना हमने एस्टिमेट किया कि 40 लाख का जो डेटर्स है वो बैड डेब्ट्स बन जाएगा, इसलिए अभी से हमने उसका प्रोविज़न बना के रख लिया, जो कि एक्चुअल में लॉस अभी तक नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हमें रिवर्स करना पड़ेगा। इसकी एंट्री जब आपने करी होगी तो आपने एक बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट करा टू प्रोविज़न अकाउंट करा होगा। ठीक है, ये जो बैड डेब्ट्स अकाउंट का जो डेबिट पार्ट है वो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, यानी कि खर्चा बढ़ गया अननेसेसरीली, और खर्चा बढ़ा तो ईबिट जो है आपका 800 लैक्स का वो कम आ गया होगा, प्रॉफिट उस वजह से कम आया। तो प्रॉफिट इतने से वापस बढ़ना चाहिए। लेकिन ध्यान देना, टैक्स का बेनिफिट इस पे मिलेगा, आपका बैड डेब्ट्स का जो प्रोविजन लेते हो तो आफ्टर टैक्स फिगर में आप उसको ऐड कर दो। दिस इज कॉल्ड एज नॉन कैश एक्सपेंस। जैसे डेप्रीशिएशन होता है, डेप्रीशिएशन पे टैक्स बेनिफिट तो लेते हैं लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में उसको ऐड बैक कर देते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे हम 40 को ऐड करेंगे, ये हो गया हमारा 40, और इस तरह से हमारा ईबिट जो आता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस वो आना चाहिए 600, ना कि सिर्फ 560। ये समझा आपको। एक चीज़ याद रखना, ये 800 में 40 ऐड करके फिर टैक्स माइनस नहीं करूँगा मैं, 40 पे टैक्स का बेनिफिट मिलता है इक्विटी डेट होल्डर्स दोनों को, तो आफ्टर टैक्स फिगर में ही 40 में ऐड करूंगा एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ऐसे ही करते थे ना अपन डेप्रीशिएशन के केस में भी, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में डेप्रीशिएशन ऐड बैक करते थे। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक पार्ट। लेकिन इसकी दूसरी एंट्री कहाँ गई, क्रेडिट वाली। इसकी दूसरी क्रेडिट की एंट्री है रिसीवेबल्स में, जो करंट असेट्स के अंदर है। इसके अंदर में होगा आपका रिसीवेबल्स, स्टॉक और कैश बैंक बैलेंस, मोस्टली यही होता है। तो रिसीवेबल्स भी आपके 40 लाख से कम हो चुके हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर आप 40 लाख से रिसीवेबल बढ़ा दोगे तो करंट असेट्स बढ़ जाएगा, उस वजह से आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ जाएगी। सो कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 1800 लाख का नहीं होना चाहिए सर, वो होना चाहिए 1840 का। ये बात समझे, दो जगह पे एंट्री आई, तो यहाँ पे भी कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारा होगा वो होगा 1840 का। कहानी ख़त्म। अब सिर्फ आपको WACC निकालना है, उसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो WACC देखो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकालते हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करके, कॉस्ट ऑफ डेट को वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हो। कॉस्ट ऑफ डेट को आप आफ्टर टैक्स लेते हो, ये तो बात सही है। जो डेट होल्डर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर भी तो वो लोग टैक्स भरेंगे। ध्यान देना, ये जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है टैक्स भरने के बाद की ही कॉस्ट होती है, बट ये तो टैक्स भरने के पहले का है, तो उस पर भी हम टैक्स भरेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12%, वेट ऑफ इक्विटी 1200 डिवाइडेड बाय 1800, यहाँ 1840 नहीं आएगा, वेट निकालते समय जो है वो बैलेंस शीट में वही लो। 10 सॉरी ये है 15, 1 माइनस 0.30, 200 बाय 1800, 200 का डेट था। सो 12 इंटू 1200 बाय 1800,
सही है ये। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है? 12%। अच्छा, ये तो 1600 है ना, सॉरी, ये 1600 है, 1600 और 200, सो ये आता है आपका 10.67 और ये आता है 1.17। अगर आप इन सब के टोटल करोगे तो वो आता है 11.84%। ये है आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन बोथ, 11.84%। तो निकाल लो कितना आ रहा है, वो आता है 217.86। और 382.14। सो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कितना आया? 382.14। अब इंस्टीट्यूट के आंसर में और हमारे आंसर में देखना कहाँ कहाँ वेरिएशन है। पहले तो कहाँ कहाँ सिमिलैरिटी है। इंस्टीट्यूट का कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड मैच करता है, WACC भी मैच करता है, ये 40 की ट्रीटमेंट भी मैच करती है, 1 - 0.30 भी मैच करता है। बस जो नहीं मैच करता वो ये है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे, अच्छा 1 - 30 ही तो नहीं मैच कर रहा। इंस्टीट्यूट ने 800 में से टैक्स को माइनस करने के बजाय 800 में से जो एग्जैक्ट टैक्स है वो माइनस कराए। अब मैं पहले तो आपको इंस्टीट्यूट का आंसर बताता हूँ। अब 801 माइनस टैक्स करते हो तो आंसर आता है 560, ठीक है। लेकिन अगर आप 800 में से ये वाला टैक्स जो एक्चुअल टैक्स था वो माइनस करते हो तो आंसर कुछ और आएगा सर। 8 - 2 31 करोगे तो वो आंसर आता है 569। तो ज़्यादा प्रॉफिट आता है क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इंटरेस्ट है 30 का, 30 पे 30% यानी कि 9 लाख का टैक्स कम कंसिडर किया जा रहा है 231 में। हम कंसिडर कर रहे हैं 240 का टैक्स, इंस्टीट्यूट कंसिडर कर रहा है 231। मैंने यही बोला था कि जो यहाँ पे टैक्स है ये सिर्फ इक्विटी वालों का टैक्स है, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देना, हम जो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं सर, ध्यान देना, ये जो EBIT लिया है 800 का, ये किसका प्रॉफिट है सर? ये डेट और इक्विटी वालों का। तो टैक्स भी किसका लेना चाहिए? डेट और इक्विटी। लेकिन नहीं, यहाँ जो लिया गया है सिर्फ डेट और इक्विटी वालों के प्रॉफिट में से इक्विटी वालों का टैक्स माइनस किया गया है, जो कि गलत है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड के लिए। ये जो डेट वालों को मिलेंगे 30 लाख, उस पर भी तो वो अपना टैक्स भरेंगे सर। तो वो उनका टैक्स भरते बैठेंगे, हमको एज अ कंपनी क्या लेना देना? यही तो आप गलत जा रहे हो कि आप सिर्फ एज अ कंपनी देख रहे हो। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में वो भी हमारे साथ मिलके खड़े हैं, उस एंगल से तो देखो। वो कोई पराये नहीं है, वो अपने ही घर के मेंबर है भाई। पूरे घर के एंगल से देखो, स्टेक होल्डर्स के एंगल से देखो, ना कि शेयर होल्डर के एंगल से। तो स्टेक होल्डर में जो भी बंदा है उसको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा क्या? इसको भी भरना पड़ेगा। सो वो 9 लाख से टैक्स ज़्यादा होना चाहिए था, बस कहानी सिंपल। अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे 9 लाख से तो ये 9 लाख से कम हो जाएगा, तो 609 के जगह पे वो 609 के जगह पे वो 600 आएगा। बाकी सब कुछ सही है। तो ये फिगर भी 9 लाख से आपकी कम आएगी। 391 है हमारा, यहाँ पे कितना 382 आ रहा है 0.14, ठीक है। बाकी सब कुछ सेम है। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि इसमें क्या है सर, ये भी पेटेंट राइट पे पेटेंट वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बाकी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं, आ जाओ। RST लिमिटेड ने करंट फाइनेंशियल इनकम की स्टेटमेंट रिपोर्ट में नेट इनकम यानी कि आफ्टर टैक्स होगा ये फिगर, रिपोर्ट की है 25 लाख की। वैसे तो इसमें सच कुछ है नहीं, ठीक है। 25 लाख की नेट इनकम है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा सर। तो अप्लीकेबल कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट हो गया 30%। फॉलोइंग इज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ RST लिमिटेड। ये कॉस्ट ऑफ डेट हो गया इतना, ये इक्विटी कैपिटल हो गया, ये डेट कैपिटल, टोटल 165। तो ये तो क्लियरली दिया हुआ है।
फॉलोइंग डेटा, बीटा दिया है, रिस्क फ्री रेट दिया है, मार्केट रिस्क का प्रीमियम दिया हुआ है. सो दिस इज आर एम माइनस आर एफ, दिस इज आर एफ और दिस इज बीटा. इससे क्या आ जाएगा, इससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी. एस्टिमेट द WACC, बहुत सिंपल है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इससे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ दिया हुआ है, टैक्स का रेट यहाँ पे, तो KD1 माइनस टैक्स भी करते आता है. फिर वेट की बात आती है तो 40 बाय, ये देखो डेट है 40 बाय 165, इक्विटी है 125 बाय 165. चारों फिगर्स हमारे पास में है. तो WACC ये रहा. ये हमने CAPM से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ डेट भी हमने आफ्टर टैक्स निकाल लिया. इन दोनों को अब वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और 40, तो ये हमारा WACC आ गया. अब बात करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड की. क्या है फॉर्मूला, EBIT 1 माइनस टैक्स, राइट, माइनस WACC जो अभी अभी निकाला, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड 165 लैक्स का. तो 165 तो यहाँ ले लोगे, WACC नीचे से यहाँ से उठा लोगे 17.58% का, 1 माइनस टैक्स भी आपके पास है. बात आती है सिर्फ EBIT पे, तो ध्यान देना. EBIT कैसे निकालोगे, EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू EBT माइनस टैक्स इज इक्वल टू EAT आता है. और EAT आपको 25 लाख दिया हुआ है क्वेश्चन में. इसको पहले रिवर्स करो, 25 लाख को 70% से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा EBIT 35, 71, 42, 86, ज़्यादा हो गया, 35, 71, 42, 86 का 25 लाख बाय 70%, 35, 71, 42, 9. ये अब इसमें क्या करना है सर, इंटरेस्ट ऐड बैक कर दो. डेट देखना 11% का है, तो 40 लाख पे 11%, 11% कितना, 4,40,000. तो ये अगर हम ऐड कर दें तो आपका EBIT हो गया 40,11,429. कहानी ख़त्म. ये EBIT ले लो, EBIT को सीधा यहाँ रखोगे, 40 पॉइंट, मैं लैक्स में लिख रहा हूँ, 11,429. इसमें से टैक्स माइनस कर देंगे, बाकी कहानी सिंपल. चलो देखते हैं. ये रहा 40.11429 वो 1 माइनस टैक्स 17.58 और वो 165 लैक्स. तो आपका EV आ गया निगेटिव. तो ये अच्छी बात नहीं होती. आइए सर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं. अब इस क्वेश्चन में भी कुछ नया देखेंगे, नई चीज़ सीखते हैं तो मज़ा आता है. ABC लिमिटेड हैज़ डिविजन्स लाइक A, B एंड C, 3 डिवीजन है. और डिवीजन C जो है उसका नेट रिपोर्टेड ऑन एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 20 करोड़ 20 लाख्स. क्या बोला उसने, एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये, तो जो EBIT होगा ये तो फिर राइट. अब टैक्स वैक्स का कोई लोचा है नहीं इस क्वेश्चन में, तो उसी को ही EBIT 1 माइनस टैक्स मान सकते हैं. पर एक प्रॉब्लम हुई है ये प्रॉफिट निकालते समय. द फिगर अराइव्ड एट आफ्टर चार्जिंग 3 करोड़ फुल कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर फॉर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट. एक नया प्रोडक्ट आपने लॉन्च करा तो 3 करोड़ का आपने खर्चा करा उस पे, उसके एडवर्टीजमेंट पे. अब आप मुझे बताओ ये 3 करोड़ का खर्चा क्या सिर्फ इसी साल के एडवर्टीजमेंट के लिए था? नहीं सर. द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू बी लास्टेड फॉर 3 ईयर्स. तो आज आपने जो खर्चा करा है 3 करोड़ का, क्या वो सिर्फ पहले साल के लिए था? नहीं, वो अगले 3 सालों के लिए था. सो अलोकेट होना चाहिए एक्सपेंस को प्रॉपरली. क्या सारा एक्सपेंस आप पहले ही साल में डिडक्ट कर लोगे? गलत है सर. तो एक इस तरह से एक्सपेंस डिडक्ट होना चाहिए था. मैं सिर्फ इस साल का EVA निकाल रहा हूँ. प्रॉब्लम क्या हुई कि पूरा का पूरा 3 करोड़ का जो खर्चा है वो डिडक्ट हो चुका था ये प्रॉफिट निकालते समय. जबकि कितना होना चाहिए था, सिर्फ 1 करोड़ का खर्चा डिडक्ट होना चाहिए था, बाकी 2 करोड़ प्रीपेड एक्सपेंसेस में जा सकता था, जो कि अगले 2 साल में अलॉट होता, अपोर्शन होता. ठीक है, यानी कि हमने 2 करोड़ का खर्चा, क्या मैं ये बोल सकता हूँ 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का खर्चा माइनस करा, यानी कि 2 करोड़ का खर्चा मैंने ज़्यादा माइनस कर दिया, तो 2 करोड़ रुपए वापस ऐड बैक कर दो. 20.20 करोड़ की जगह ये हो जाएगा 22.20 करोड़. कहानी खत्म. बस इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है. कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 11%. ये KO है, ये इक्विटी नहीं है, ये कैपिटल है.
तो इसको भूल जाओ, ये 8% इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। अब आप तीसरी चीज़ देखो, आपके जो नेट असेट्स है ना, यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल, वो बैलेंस शीट के हिसाब से तो 60 करोड़ के दिखाते हैं, लेकिन उसकी जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो है 84 करोड़। तो अब मेरा ये सवाल है कि EBIT, EVA में फॉर्मूला ले लेते हैं पहले। तो ये आपका EVA का फॉर्मूला है। EBIT 1 माइनस टैक्स में कितना रखोगे, 20.20 करोड़ या 22 करोड़ 20 लैक्स। 2 करोड़ रुपए जो एक्स्ट्रा का माइनस कर दिया था, जो अगले साल माइनस होना चाहिए था, वो इसी साल माइनस कर दिया, तो वापस ऐड कर दिया। माइनस WACC, वो ऑलरेडी आपको 11% दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, गलती क्या होती है आपकी एग्ज़ाम में। आपको फटाफट करना होता है, आपको लगता है इतने सारे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट दिया था, तो इस क्वेश्चन में भी ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट होगा। आपने बस ये एक वर्ड पढ़ना भूल गए और कुछ ना कुछ आप उल्टा सीधा करके आ जाओगे 11 और 8% के साथ में ना। 11% ऑलरेडी WACC है सर। इसके बाद में आता है कैपिटल इन्वेस्टेड। अब आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ लोगे कि 84 करोड़ लोगे? 60 करोड़ तो सिर्फ बुक्स के हिसाब से वैल्यू है, 84 करोड़ मार्केट के हिसाब से वैल्यू है। सिंपल सी बात है, हम लेंगे 84 करोड़। क्यों? क्योंकि हम पहली बात तो बुक्स के एंगल से नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ बुक्स के एंगल से नहीं देख रहे, हमको देखना है रियल वैल्यू कितनी ऐड हो रही है। तो हम लेंगे 84 करोड़, कहानी खत्म। ये देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ 20 लैक्स का आ गया, इसमें 2 करोड़ रुपए हमने वापस ऐड बैक कर दिए थे, 84 करोड़ पे 11% निकाला, तो ये हो गया रिक्वायर्ड। हमको एक्सपेक्ट, हमसे यानी कि इस कंपनी से स्टेक होल्डर ने एक्सपेक्ट किया था 9.24 करोड़ कमा के दो, और हमने कमा के दिया 22.2 करोड़, तो इतना हमने ज़्यादा कमा के दिया, दैट्स अ गुड थिंग। सेम चीज़ आ गई। चलो, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में, कि कोई खर्चा अगर 2-3 सालों के लिए किया जाता है तो उसको अलोकेट करना चाहिए, ना कि पूरा का पूरा खर्चा पहले साल माइनस करना चाहिए। उसके बाद रिप्लेसमेंट कॉस्ट ली जाती है नेट असेट्स की, ना कि बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, रिप्लेसमेंट कॉस्ट अगर नहीं दी रहती तो हम बुक वैल्यू लेते ना, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं होता हमारे पास। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 33 खत्म हुआ। 34 में आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। वो ये देखो, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट दिया हुआ है, उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करके इंटरेस्ट ऐड करना है ताकि EBIT आ जाए। ये वाला लो, कुछ नया सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट इकोनॉमिक वैल्यू एडेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेटिकल लिमिटेड। कंपनी का नाम ही हाइपोथेटिकल है। ये देखो, आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 1.4 टाइम्स। क्या होता है सर फाइनेंशियल लिवरेज? आपने 35 नोटिस किया होगा ये होता है सेल्स। इंटर पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे टाइप्स ऑफ लिवरेजेस नाम का चैप्टर हुआ करता था। सेल्स में से कॉस्ट माइनस करी तो आती है EBIT, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा तो आता है EBT, उसमें से टैक्स माइनस करा तो आता है EAT। अच्छा, एक और चीज़, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो सारी कॉस्ट माइनस नहीं करते हम, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंसेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। याद है कॉस्टिंग में हम ये सीखा था हमने, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप अगर फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो ये डायरेक्ट की जगह आप इसको वेरिएबल ले लो। फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो आता है EBIT, और अगर इंटरेस्ट माइनस करता है तो आपका, इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है EBT। एक होता है कंट्रीब्यूशन, EBIT और EBIT। ध्यान देना, फाइनेंशियल जो पार्ट होता है, डेट वगैरह लोन देने वाले, उनका पैसा यहाँ माइनस होता है। उसके बाद की अर्निंग ये जो होती है, ये सिर्फ इक्विटी वालों के लिए होती है, ये दोनों के लिए होती है, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन और EBIT में क्या फ़र्क है कि आपको फिक्स कॉस्ट का रिस्क बताते हैं कितना है। तो हमने ये सीखा था कि कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड करते हैं तो उससे निकलता है ऑपरेटिंग लेवरेज, कुछ याद होगा तो। और EBIT को
EBIT को EBT से अगर डिवाइड करते हैं तो आता है फाइनेंशियल लिवरेज, जो फाइनेंशियल कॉस्ट के रिस्क के बारे में बताता है, वो है इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच में ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट वाली। और अगर आप सीधा कंट्रीब्यूशन टू EBIT लेते हो पूरा दोनों का मिला के, तो आप नोटिस करोगे कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल दोनों लिवरेज इसके अंदर आ जाते हैं। इसको कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। ये चीज़ें हमने इंटर पे सीखी थी। अभी इस क्वेश्चन के लिए फिलहाल यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है EBIT डिवाइडेड बाई EBT। तो ध्यान देना, फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBT। अब ध्यान देना, EBT को मैं कैसे लिख सकता हूँ, EBIT माइनस इंटरेस्ट भी लिख सकता हूँ, यानी कि EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। ये लो, ठीक है। तो ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज आपका। अब इसका काम क्या आएगा सर, इस फॉर्मूले का काम आएगा EBIT निकालने के लिए, जो कि हमको इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में लगता है। हमारे पास अगर सिर्फ ये दो फिगर भी मिल जाए हमको, तो EBIT निकल सकता है। देखो, तो 1.4 टाइम्स फाइनेंशियल लिवरेज दिया है आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है 170 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है 130 लाख का, टोटल मिला के देखोगे तो 300 लाख का आपका इक्विटी का पैसा बनता है, ठीक है। इसके बाद डिबेंचर्स है 400 लाख का कुल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 17.5%, इनकम टैक्स का रेट है 30%। चलो, अब आपने सबसे पहले यही फॉर्मूला इस्तेमाल किया फाइनेंशियल लिवरेज का, जिसमें आपको ये तो पता था कि 1.4 टाइम्स फाइनेंशियल लिवरेज है, लेकिन अब आप इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल, 400 लाख पे कॉस्ट ऑफ डेट लगा के 10% अगर आप उस पे लगाओगे तो वो 40 आ गया। तो EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस 40 आप मल्टीप्लाई कर लो तो वो आ जाएगा 1.4 EBIT माइनस 56 इज इक्वल टू EBIT। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो EBIT हमारा निकल जाएगा, 56 उधर जाएगा, 1.4 EBIT में से 1 EBIT माइनस होके 0.4 बचेगा, 56 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा PBIT यानी कि EBIT निकल गया 140 लाख। इसमें से तो सिर्फ अब 1 माइनस टैक्स ही करना बाकी रह गया हमारा, ठीक है, तो वो आता है 98 लाख। उसके बाद WACC के लिए देखो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपके पास में है 17.5% और 300 लाख का आपका है इक्विटी का कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ डेट है जिसको आफ्टर टैक्स लिया जा सकता है, और 400 लाख का डेट कैपिटल, तो WACC आसानी से निकल जाएगा 17.5 डिवाइडेड बाई ये और ये डिवाइडेड बाई ये, तो 700 लाख पे आप देखो 400 और 300 700 लाख पे 11.5% इतनी हमको रिक्वायर्ड है, और 98 लाख हमने एक्चुअल में कमाया है उनके लिए। तो कितना ज़्यादा कमाया सर, 17.5 लाख। क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है, कैसे हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने के लिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये भी फाइनेंशियल लिवरेज वाले पार्ट पे ही है, सेम टू सेम। 37 पे आओ, देखो अब इसमें कुछ नया सीखेंगे। द फॉलोइंग डेटा पर्टेन्स टू XYZ इनकॉर्पोरेशन एंगेज्ड इन अ सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर। तो इनकम कितनी हुई कंसल्टेंसी से, 935 मिलियन की, तो EBIT आ गया जो हमको लगता है, इस पे नज़र रखना 180 पे। इसके बाद इंटरेस्ट माइनस हुआ, EBT आया, टैक्स माइनस हुआ, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो इक्विटी स्टॉक्स है हमारे पास में 10 मिलियन शेयर से $10 के, टोटल शेयर कितना है 10 मिलियन से। रिजर्व सरप्लस है तो टोटल मिला के ये कितना 425 हो गया इक्विटी का, 425, और लोन कितना 180, तो टोटल है 605 का कैपिटल, ठीक है। तो वेट्स तो हमको मिल गए, 425/605 और 180/605 कॉस्ट ऑफ इक्विटी का वेट मिल गया, और लोन का भी वेट मिल गया। हमको सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए अब, ठीक है। आगे देखो, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकालने बोला है तो सबसे पहले हम EBIT लेंगे। अच्छा, कोई WACC निकालना ही नहीं है, यहाँ पे क्लियरली WACC निकाल के दिया हुआ है। टोटल आपका 605 लाख का इन्वेस्टमेंट आ रहा था, मल्टीप्लाई कर दो तो रिक्वायर्ड अमाउंट मिल जाएगी। EBIT आपको पिछले पेज पे दी हुई है।
EBIT 180 लाख से डायरेक्ट 35% माइनस करो। ध्यान देना ये वही क्वेश्चन है सर, आई थिंक ये वही है, एक और आएगा। पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टैक्स की अमाउंट कितनी है 56.70, ये अमाउंट माइनस नहीं करेंगे, 35% अलग से लगाएंगे हम 180 पे और वो अमाउंट माइनस करेंगे, यानी कि डेट वालों को जो टैक्स भरना है वो भी माइनस होगा। ये देखो 63 आ रहा है, 56 नहीं आ रहा। तो EBIT में से टैक्स माइनस किया तो आपका नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, और ये उन्होंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ निकाला, इसका मैं टोटल बताता हूँ, ये रहा। इक्विटी का टोटल हो गया 425, लोन का टोटल हो गया 180, टोटल 605 पे 12% का WACC लगाया, तो इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को $72.60 मिलियन कमा के देना है। और कितना कमा के दिया? $107 मिलियन। तो कितना ज़्यादा कमा के दिया? $44.40 मिलियन। सिंपल। इसके बाद उन्होंने बोला मार्केट वैल्यू एडेड, अगर कंपनी के शेयर की करंट वैल्यू $50 है, अगर करंट वैल्यू $50 है और टोटल $10 मिलियन शेयर्स है, तो कंपनी की मार्केट वैल्यू हो गई $500 मिलियन। पिछले पेज पे स्टार्टिंग में देखा था ना कि 10 मिलियन शेयर्स है और हर शेयर की कीमत $50 है, तो टोटल वैल्यू हो गई 500, और इक्विटी कितना है कंपनी में, रिजर्व्स और इक्विटी कैपिटल मिला के 425, यही तो था ना 425। बुक वैल्यू 425, बुक वैल्यू 425, मार्केट वैल्यू 500, तो मार्केट वैल्यू एडेड कितना हो गया कि बुक वैल्यू के ऊपर कितनी है मार्केट वैल्यू? 75। बहुत इजी था ये तो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ नया मिलना चाहिए तो मज़ा आता है। इसमें कुछ नया लग तो नहीं रहा है, फिर भी एक बार देख लो। सेल्स आपको दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया है, और नीचे 8% डिबेंचर दिए हैं 250 लाख के। अगर आप 250 लाख पे 8% कैलकुलेट करते हो तो इंटरेस्ट आता है 20 लाख का, यानी कि इंटरेस्ट अगर इसमें से माइनस कर दो तो ऑपरेटिंग खर्चे कितने हो गए? 600 के। 1000 का सेल्स है, 600 के आपके ऑपरेटिंग खर्चे हो गए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 400 का मेरा EBIT होगा? एग्जैक्टली तो ये EBIT आ गया। इसके बाद और एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक यानी 250, ये रहा 750 का आपका टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड आ रहा है, जिसमें से डेट का पार्ट है 250 और इक्विटी रिजर्व्स का पार्ट है 500। इक्विटी और रिजर्व्स, तो इक्विटी वालों का 500 हो गया, डेट वालों का 250 हो गया। वेट निकालने के लिए काफ़ी आसान है। मार्केट वैल्यू भी दी है पूरे कंपनी की, कॉर्पोरेट टैक्स रेट दिया हुआ है 30% का, रिस्क फ्री रेट, मार्केट रेट और इक्विटी बीटा, इन तीनों से क्या आ जाएगा? 7 + 1.4 इन ब्रैकेट 12 - 7 कॉस्ट ऑफ इक्विटी, सो दैट्स 14% कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया। और 8% को अगर आप आफ्टर टैक्स करोगे तो KD भी आ जाएगा, सो 8 1 - 0.30 करोगे तो KD भी आ जाएगा आपका। इसके बाद आपके पास में वेट्स है 250 और 500, तो WACC भी आ जाता है आपका। चलो मैं आपको ये वाला पार्ट थोड़ा सा करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इन ब्रैकेट मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट 1.4, तो रिस्क फ्री रेट है 7 + 1.4 12 - 7, तो ये आ गया 14%। KD ले लो 8% 1 - 0.30, तो वो आ गया 5.6। चलो आगे दोनों, अब आपका WACC निकल सकता है। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, 100 बार यूज़ कर चुके हैं अपन ये, KD, और क्योंकि ऑलरेडी आफ्टर टैक्स ले लिया तो वेट ऑफ D। सो ये 14 × 500/750 ले लूँगा प्लस 5.6 × 250/750 आ गया। डेट मेरा 250 का ही था, 9 पॉइंट वन पॉइंट ये हो गया 11.20।
WACC आ गया आपका 11.20। टोटल कैपिटल कितना है? 750 लाख का। और कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं दी रही तो EBIT 1000 लाख का माइनस 600 यानी कि 400 लैक्स। वो 20 लाख का इंटरेस्ट हटा देना, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो देख लेते, नहीं है ज़्यादा। तो हमको सबसे पहले WACC निकालना था, 11.20% निकाला। अब हम निकालते हैं इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। बहुत सिंपल है, EVA इज इक्वल टू EBIT। हर बार फॉर्मूला लिखने की आदत डालो, इससे काफ़ी आसान होता है एग्ज़ाम में भी, क्योंकि ये प्रैक्टिस होते जा रही है आपकी। कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये 400 1 माइनस 0.30 माइनस 11.20 इंटू ये हो गया आपका 750 लैक्स। चलो, तो ये हो गया 280। ये हो गया 84। सो तकरीबन 196 का EV आ रहा है। एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन छोटा मोटा ऊपर नीचे हुआ होगा तो हुआ होगा। ये देखो EVA ये रहा, 196 का EV आ गया। कहानी ख़त्म। ये एक एक करके स्टेप्स आपने देखा। 1000 में से हमने पहले 20 हटाया तो 600 लिया, फिर 400 आपका EBIT आया, 1 माइनस टैक्स किया तो 280 आ गया। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 750 है, EV आ गया, WACC यहाँ पे 11.20% आ गया था। इसके अलावा अब लास्ट वाला टॉपिक देखो, बहुत आसान है। उसने पूछा मार्केट वैल्यू एडेड कितना, तो सबसे पहले तो आप निकाल लो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप पूरे कंपनी का लोगे तो भी चलेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट माइनस आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, इक्विटी प्लस डेट, चलेगा ये भी। तो आंसर कैसे आएगा? ये रहा, मार्केट वैल्यू कितनी है पूरे कंपनी की? 900, और पूरा डेट और इक्विटी मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 750 बुक्स के हिसाब से। तो ये 900 माइनस 750, तो आंसर आ गया 150। इसके अलावा अगर आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी लोगे तो वो कैसे निकालना पड़ेगा? 900 में से आपको डेट माइनस करना पड़ेगा, तो आएगा 650। मैं थोड़ा इधर ले लेता हूँ। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस डेट में से डेट माइनस करोगे तभी तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगी। तो 900 में से 250 माइनस करोगे तो 650 आई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। और बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? 500। तो मार्केट वैल्यू एडेड कितना हो गया? 150। तो आप यहाँ से भी देखोगे तो 150 आंसर आता है, यहाँ से भी देखोगे तो 150 आंसर आता है। मार्केट वैल्यू एडेड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप बुक्स के कंपैरिजन में मार्केट में इक्विटी की वैल्यू कितनी है। इक्विटी की वैल्यू, बुक्स की वैल्यू, डेट की वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो दो तरीके थे आपके 150 निकालने के, एक ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, इक्विटी फंड, मार्केट वैल्यू ऑफ एंटायर कंपनी, कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो सर, अब ये वाला क्वेश्चन है वो बैड डेब्ट्स प्रोविजन का, जो मैं बोल रहा था कि वहाँ गलत है और यहाँ पे सही लिया हुआ है। देखो आपको समझ में आएगा। सी कंप्यूट EVA ऑफ ए लिमिटेड विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें हम देखेंगे बैड डेब्ट्स का प्रोविजन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको इस साइड में दिया है, बैलेंस शीट आपको उस साइड में दी हुई है। देखो, रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, EBIT जो हमें ज़रूरत है, इंटरेस्ट, उसके बाद EBT आया, टैक्स माइनस किया तो EAT आया, ठीक है। बैलेंस शीट साइड में देखना, इक्विटी और रिजर्व्स हो गया 800 का, नॉन करंट बोरोविंग्स यानी लॉन्ग टर्म डेट बोरोविंग्स आपके या डेट हो गए या लोन हो गए 100 का, टोटल हो गया 900, ठीक है सर। अब करंट लाइबिलिटीज आ गई। यहाँ देखो, अज्यूम द बैड डेप्ट प्रोविजन ऑफ 20 lakhs इज इंक्लूडेड इन दिस SGA एंड द सेम अमाउंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल। तो ध्यान दो, क्या है, क्या ट्रीटमेंट होगा? 20 लाख से आपका EBIT बढ़ जाएगा। सो EVA निकालते समय EBIT को तो 1 माइनस टैक्स हम कर लेंगे, लेकिन उसके बाद उसमें 20 ऐड करना है। अब बहुत लोगों का ये डाउट होगा कि सर EBIT में ऐड करके फिर टैक्स माइनस करें, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे टैक्स बेनिफिट आप छोड़ दोगे। फिर जो छोड़ने नहीं है मिलेगा सर, क्यों छोड़ेंगे हम, पर नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से ये हम वापस ऐड कर लेंगे। तो कुछ एंट्री, अच्छा
इसके पहले ये आप टैक्स निकाल लोगे तो वो 30% के आसपास आएगा। सो हम क्या करेंगे, 410 1 माइनस 0.30 प्लस 20, कहानी ख़त्म। अच्छा, ये तो हमने बोला था कि ऐसा होना चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने क्या करा था, टैक्स का एक्सपेंस पूरा 120 माइनस करा था, तो इस क्वेश्चन में भी वैसा होना चाहिए, जो कि है गलत, नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ है। कितना माइनस हुआ है देखो, 123। तो EBIT में से 30% माइनस करा, सीधा उन्होंने लगाया 30%। बहुत लोगों का ये बोलना है कि यार ये तो 120 है, यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस है, यहाँ पे 123 है, तो ये 123 गलत या मिस प्रिंटिंग होगी। नहीं, ये सही है 123। उसके बाद नॉन कैश एक्सपेंस 20 का ऐड किया, नो पैट हो गया 307। चलो, नो पैट तो आ गया। अब हमें 3 चीज़ें तो लगती है, ये एक लग गया, इसके बाद में WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल तो 900 का आ गया, इसमें भी तो 20 ऐड होगा राइट, दूसरे साइड से, क्योंकि करंट असेट्स बढ़ जाएगा, टोटल कैपिटल बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 920। अब आती है बारी WACC की। उसके लिए हमारे पास में कॉस्ट ऑफ डेट है 12%, टैक्स का रेट है 30%। सो आफ्टर टैक्स अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस 0.30 करके वो आ जाएगा 8.4%। इक्विटी है 8.45। सो WACC निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट को वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 8.45 इंटू कॉस्ट ऑफ वेट ऑफ इक्विटी देखो 800 है आपके पास में, 800 लैक्स। सो 800 डिवाइडेड बाय 900 ही होगा। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में 920 नहीं लोगे, प्लस 8.4 इंटू 100 बाय 900। बस ऐसे ही आपको करना है। अगले पेज पे हम देख लेते हैं आंसर। 800 बाई 900 इंटू 8.45 और ये 8.4 आता है इंटू 100 बाई 900, तो ऑन एन एवरेज आपका आ रहा है 8.44% WACC। ये 8.44% आपने देखो कहाँ लगाया, 920 पे लगाया है, जो 20 और ऐड करा। सो EVA इज इक्वल टू एडजस्टेड नो पैट माइनस कैपिटल चार्ज, यानी कि आपने कमाया 307, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया गया था 77.65, आपने इतना ज़्यादा कमाया 229.35, बाकी सब कुछ सेम। मेरा ये क्वेश्चन लेने का क्या पर्पज़ है, इसमें यह दिखाना है कि देखो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में अब जाके वो ट्रीटमेंट ठीक कर लिया है। तो अब क्या होना चाहिए, अब होना चाहिए जो एक्चुअल टैक्स 30% या 35% है वो माइनस होना चाहिए, जो कि PNL में दिया हुआ था वो नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे सर। आसान है ये भी, कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है, देखो मज़ा आएगा। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 3 डिफरेंट कंपनीज। 3 कंपनी है सर, 3 बार कैलकुलेशन करने। आपका टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल 1 लाख है सब में, बट डेट टू असेट रेशो, ये डेट इक्विटी रेशो नहीं है, टोटल असेट्स में डेट कितने हैं वो है। तो अगर आप निकालोगे तो ये डेट निकलेंगे 80,000, 1 लाख का 80%, 1 लाख का 50% और 1 लाख का 20%, तो डेट आ गए। इसका ही जो बचा हुआ वैल्यू है वो इक्विटी का हो गया। अच्छा, अगर डेट असेट रेशो 80% है तो इक्विटी का रेशो कितना हुआ, 20%। तो हमारे पास में वेट ऑफ द डेट है, वेट ऑफ इक्विटी भी है और वेट ऑफ इक्विटी भी है, हर एक में अलग अलग। शेयर्स आउटस्टैंडिंग ये नंबर्स है, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट है आपका, इसमें से टैक्स माइनस कर दोगे तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है। अब देखना आप, टैक्स का रेट दिया है, बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स कर लोगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, डेट रेशो और आपके पास में वेट ऑफ डेट, वेट ऑफ इक्विटी दोनों है, WACC निकल जाएगा यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपका हुआ है, कंप्यूट द WACC ऑफ ईच फर्म। क्या करा आपने, कॉस्ट ऑफ डेट को 1 माइनस टैक्स लिया और वेट ऑफ डेट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई किया तीनों कंपनी के लिए, और आपके 3 WACC आ गए। ठीक है, नहीं लेना अभी इसको, बहुत हो गया कैलकुलेशन इसमें। कंप्यूट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे, 3 चीज़ें चाहिए होती है ना सिर्फ, एक तो चाहिए होता है EBIT, ये देखो ये EBIT आपके पास में है, ये ले लिया, इसमें से टैक्स माइनस करोगे 35% कर दिया, पहला पार्ट आ गया कि कितना हमने उनको कमा के दिया। इसके बाद दूसरा पार्ट है कि कितना रिक्वायर्ड था, कितना रिक्वायर्ड था उसके लिए आपका WACC, ये परसेंटेज, और किस पे लगाओगे, पूरे 1 लाख पे, ये रहा
स्टार्टिंग का जो है इसके अंदर दोनों इंक्लूडेड है, तो यही आपको लगाना है 1 लाख पे। तो जैसे ही आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 12,480 तो कमाना था, आपने कमाया कितना सर, 25,000 माइनस टैक्स रेट। तो अगले पेज पे आ जाएगा, ये देखो 12,480 कमाना था, 25 माइनस टैक्स रेट, यानी इतना कमाया, ये ईवी आया। यू विल रिपीट द प्रोसेस फॉर Q&R कंपनी, मैं नहीं कर रहा अभी वो। चलो कुछ काम की चीज़ें होगी तो सीखेंगे ना। अब यहाँ वो पूछ रहा है कि थर्ड पार्ट में, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कंप्यूटेशन इन पार्ट बी, जो आपने ईवीए निकाला पार्ट बी में, कौन सी फर्म वुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जिसका भी ईवीए ज़्यादा होगा दैट विल बी कंसिडर्ड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप देखो इन तीनों में पहले वाले इसका ही है, तो पी लिमिटेड वुड बी कंसिडर्ड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट बिकॉज उसका ईवीए ज़्यादा है, उम्मीदों से ज़्यादा खरी उतरती है। इसके बाद अज्यूम करो कि इंडस्ट्री का पी रेशो जनरली 15 टाइम होता है, 15 टाइम्स इज द पी रेशो। यूजिंग द इंडस्ट्री नॉर्म एस्टिमेट द प्राइस ऑफ ईच शेयर। मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे, पी रेशो मल्टीप्लाइड बाय ईपीएस, तीनों कंपनी के लिए। पी रेशो तो सबका 15 ले लिया आपने, ईपीएस निकालना है हर केस में। अर्निंग पर शेयर, ध्यान देना यहाँ से आप शुरू कर सकते हो। अभी इस क्वेश्चन में 2 जगह से आप शुरू कर सकते हो, नेट इनकम से भी या ऑपरेटिंग इनकम से भी। अच्छा मैं एक कंपनी का निकालता हूँ, मैंने ले लिया EBIT, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करके EBT पे आ जाएंगे, इसमें से टैक्स माइनस करके EAT पे आ जाएंगे, और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके EPS पे आ जाएंगे, पी रेशो से मल्टीप्लाई करके मार्केट प्राइस पे आ जाएंगे। ये चीज़ को बहुत अच्छे से देख लो क्योंकि ये मर्जर में बहुत बार काम आने वाला है। 25,000 है मेरा पी कंपनी पी का, पी लिमिटेड का EBIT। इंटरेस्ट देखो 14% का इंटरेस्ट लगेगा 80,000 पे, 80,000 के टोटल डेट है, 14% यानी कि 11,200। तो EBIT आया है 13,800 का, उस पर टैक्स का रेट है 35%, तो 35% हो गया 4,830। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा 8,970। ठीक है, एक मैंने ये जानबूझ के लिए ये बताने के लिए कि देखो ये जो EAT है और ये जो आपको दिया हुआ है ये सेम ही है, यहाँ पे काम नहीं करता यार ये रहा। तो अब डायरेक्ट आप यहाँ से उठा सकते हो क्योंकि इतनी वर्किंग क्यों करें बार बार। EAT आ गया, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 6,100, तो EPS आ गया 1.4705, और पी रेशो है 15, उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राइस आती है कुछ 22.06। कहानी ख़त्म। मार्केट प्राइस ऐसे ही आप Q और R के लिए निकाल लोगे, कितना 22.06, देखो 22.0523 यानी है। अब इन्होंने देखो पूरा EBIT से लेके किया है, अगर आप सिर्फ यहाँ से भी करते तो इतने में भी काम आपका हो जाता। ये इसलिए किया है, मैंने भी आपको करके दिया, यहाँ पे भी दिया है, क्योंकि अगली बार अगर नेट इनकम नहीं दी रही आपको अलग से तो ये कैलकुलेशन समझ आना चाहिए कि कैसे करना है। देखो विच फैक्टर वुड कॉज यू टू एडजस्ट द पी रेशियो वैल्यू यूज्ड इन पार्ट डी सो दैट इट इज मोर एप्रोप्रिएट। क्या मतलब हुआ, कौन सा फैक्टर है जिससे आपको लगता है कि पी रेशो एडजस्ट करना चाहिए, जिससे बहुत मतलब थोड़ी और एप्रोप्रिएट वैल्यूज़ मिलेगी। बहुत सिंपल है, आपने एक काम क्या किया पता है, आपने सारी कंपनीज का पी रेशो 15 ले लिया जो कि थोड़ा सा ऑकवर्ड है। पी रेशो आपका मोस्टली मैं बताऊं डेट इक्विटी रेशो जो होता है ना, इससे फ़र्क पड़ता है। डेट इक्विटी रेशो कि आपके कंपनी में डेट कितना है, उससे रिस्क बदलता है, रिस्क बदलता है तो कंपनी का पी रेशो भी बदलना चाहिए। अच्छा इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, इंस्टीट्यूट ने भी वही बोला है, गिवन द 3 फर्म्स हैव सब्सटेंशियली डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी डेट इक्विटी का जो रेशियो है कंपनी में तीनों में अलग अलग है, तो तीनों का पी रेशियो सेम नहीं हो सकता। वी वुड एक्सपेक्ट दैट दे ऑल्सो हैव अ डिफरेंट डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, देयरफॉर वी माइट वांट टू एडजस्ट द पी रेशियो टू अकाउंट फॉर द रिस्क डिफरेंसेस। जिसमें डेट ज़्यादा है, जैसे कंपनी पी में डेट ज़्यादा था
तो उसका पी रेशो बाकी कंपनीज के पी रेशो से अलग होना चाहिए। क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से आप चाहोगे कि तीनों कंपनी का पी रेशो अलग अलग हो। तो वो डेट इक्विटी रेशो लगा हमको। ये वाला क्वेश्चन अब आप लोगे होमवर्क। क्यों लोगे होमवर्क सर? एग्जैक्टली सेम है। इसमें भी आपको पहले WACC, EVA, फिर कौन सी कंपनी EVA के हिसाब से बेस्ट है, इंडस्ट्री का पी रेशो 11 दिया हुआ है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालना है। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा सर? मार्केट प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस आप यहाँ पे निकाल लोगे और नंबर ऑफ शेयर आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। सिंपल। आते हैं सर 42। हाँ 42 में एक और ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मान लो EVA पे, गेयर्ड अनगेयर्ड बीटा पे काम करेंगे। EVA का कॉन्सेप्ट वही है सर, बस WACC निकालने के लिए जो डेटा लगने वाला है उस पर हम काम करेंगे यहाँ पे। आइए देखो, STR लिमिटेड्स करंट फाइनेंशियल ईयर इनकम स्टेटमेंट रिपोर्टेड इट्स नेट इनकम आफ्टर टैक्सेस एज 50 करोड़। ये है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको क्या करोगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को 1 माइनस टैक्स से डिवाइड करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो आपको चाहिए होगा। डेट देख लो कितना है, 80 करोड़ का है और उस पर 11% का कूपन रेट है, यानी कि 8.8 करोड़ का इंटरेस्ट होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 250 करोड़ का है, टोटल मिला के 330 हो गया। चलो अब देखो, फॉलोइंग इज द डेटा गिवन। अब असेट बीटा यानी कि अनलिवर्ड बीटा दिया है इस कंपनी का जो कि है 1.11। हमको असेट बीटा दे दिया, लेकिन आप समझो कि पिछले अगर पेज पे जाओगे तो हमको क्लियर दिखेगा हमारी कंपनी में डेट है। जिस कंपनी में डेट होता है उस कंपनी का लीवर्ड बीटा काम आता है, क्योंकि वो लीवर्ड बीटा डेट और इक्विटी दोनों के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। इसके अंदर सिर्फ इक्विटी का रिस्क है, एज इफ ये कंपनी में सिर्फ इक्विटी ही अगर होता, डेट नहीं होता, तो कंपनी का रिस्क कितना होता। लेकिन अब रिस्क ज़्यादा है सर, क्योंकि डेट भी है, तो हमें इस अनलीवर्ड बीटा को लीवर्ड बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर, लीवर्ड बीटा में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है ये हमने सीखा। अनलीवर्ड बीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस डेट इक्विटी रेशियो इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। ठीक है, अनलीवर्ड बीटा 1.11 है, डेट इक्विटी रेशियो देखो कितना है आपका 80 करोड़ डिवाइडेड बाई 250, और टैक्स रेट आपको 30% दिया हुआ है। सो मैंने ले लिया 80 बाय 250, 1 माइनस 0.30। अब आप अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे 80 बाय 250 इंटू 0.70 प्लस 1 इंटू 1.11, तो आंसर आता है 1.36 लीवर्ड बीटा। ये रहा, आया। ये है लीवर्ड बीटा आपका, जो आप इस कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हो। ये निकाला क्यों पता है? आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए CAPM का इस्तेमाल करना है, जो कि है RF प्लस बीटा इन ब्रैकेट RM माइनस RF। आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो दिया हुआ है 8.5% और प्रीमियम भी आपको दिया हुआ है पूरा 9%। लेकिन जो बीटा चाहिए आपको यहाँ पे, बच्चों को जिनको नहीं समझ में आएगा ना, वो क्या करेंगे, इस असेट बीटा को ले लेंगे वहाँ पे 1.11, क्योंकि डेटा तो पूरा दिया हुआ है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो 1.11 यहाँ पे ले लेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लेंगे, पूरा गलत हो जाएगा। रीज़न, क्योंकि ये बीटा सिर्फ इक्विटी है कंपनी में, इसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विटी के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी में जो डेट ऐड कराया है आपने, डेट पैसा उठाया है, उसका रिस्क नहीं आता, इसलिए इसको लीवर्ड में कन्वर्ट करके लीवर्ड बीटा आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 1.36, और फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालोगे तो प्रॉपर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आएगी, दैट्स 20.74%। आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ डेट 11% का पिछले पेज पे दिया था, उसको आफ्टर टैक्स कर सकते हो 11 1 माइनस 0.30 करके, तो वो आ गया 7.7। अब आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 20.74, ये देखो ये 7.7 आ गया। 250 करोड़ और 80 करोड़ का डेट और इक्विटी भी है, सो 20.74 इक्विटी का वेट, 7.7 डेट का वेट। ये आ गया WACC, इसको 330 पे लगा दो, क्योंकि 330 तो कैपिटल एम्प्लॉयड है। टैक्सेबल इनकम देखो 50 करोड़ का मैंने बोला 1 माइनस टैक्स करना, तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें इंटरेस्ट ऐड करना। इंटरेस्ट कितना ऐड करोगे सर? इन्होंने यहाँ पे लैक्स से कहानी शुरुआत कर दी है, गलती से भी ऐसा एग्जाम में मत करना।
अननेसेसरी सब कुछ अगर क्वेश्चन में करोड्स में दिया है तो लैक्स में मत निकालो, मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि पेपर चेक करने वाला ये नहीं पता लगाएगा कि आपने करोड्स को लैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, अब आपको वैसे पढ़ना है। वो पता लगाएगा कि यार 8022 करोड़ कैसे आ सकता है, आंसर गलत है, पूरा मार्क्स कट गया, आगे बढ़ गया। उसके पास 100 पेपर होंगे चेक करने के लिए। वो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं देखेगा जो आपने फालतू की चेंज करी है। अगर करोड्स है क्वेश्चन में तो आंसर में भी करोड्स में ही निकालो। तो देखो कैसे आएगा, हम EBIT निकालेंगे पहले। तो EBIT इज़ नथिंग बट EBT प्लस इंटरेस्ट, और EBT इज़ नथिंग बट EAT डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। ये आपका 50 करोड़ दिया हुआ है, टैक्स रेट 30% है, इंटरेस्ट आएगा 80 करोड़ पे 11%। सो 71.43 प्लस 8.80, सो वो आता है 80.2223 करोड़। आ गया, ये आ गया EBIT। इसमें से टैक्स माइनस करोगे बाद में। अब आते हैं EVA पे। EBIT 1 माइनस टैक्स माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान देना अभी कितना आंसर आया था, 80.23, 1 माइनस 0.3 माइनस WACC आपने कितना निकाला, दोनों का एवरेज आउट करके 17.58%, और आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 250 का इक्विटी और 80 का डेट है, तो 330 करोड़ हो गया। 56.16 करोड़ आपने कमा के दिया, जबकि आपसे एक्सपेक्ट किया गया था 58.01, यानी कि आपका नेगेटिव आ रहा है 1.854 से, यानी कि आपने अपनी उम्मीदों पे आप खरे नहीं उतरे हो। 1.854 करोड़ से EVA निगेटिव आया सर, ये देखो लैक्स में निकाला इन्होंने। आंसर सही है लेकिन मत करो, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, कन्फ्यूजन होगा, आपसे भी पॉइंट और डेसिमल्स लगाने में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है EVA पे, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, रिवर्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया है। ये पूछा गया था दिसंबर 21 में 4 मार्क्स के लिए सिर्फ, वैसे तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता था पर 4 मार्क्स। देखो, फ्रेग्रेंस लिमिटेड हैज रिपोर्टेड अ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड एज 2.5% प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ध्यान देना क्या बोला उसने, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट 2.5% प्लस WACC। और ये परसेंट को अगर आपको प्रॉपर लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो 0.025 प्लस WACC। उन्होंने बोला कि नो पैट को आप ये कंसिडर करो। इसके बाद की स्टेप में आपको पहले बता देता हूँ, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को इधर ट्रांसफ़र कर दो तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगली स्टेप देखना, ये आ गया नो पैट इज इक्वल टू 0.025 प्लस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे इस चीज़ को ध्यान रखना। आगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड ऑलरेडी दिया है, पहला क्वेश्चन है जिसमें EVA ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ऐसे आते हैं, हज़ारों क्वेश्चंस होने के बाद में इंस्टीट्यूट एक काम करती है कि रिवर्स मेथड में पूछना शुरू कर देती है। तो जो निकालने बोला गया था, जो भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ना पूरी कंपाइलर में, बहुत बार ऐसा होगा कि जो निकालने बोला है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, और जो एग्जाम में दिया होगा, और जो क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है वही आपको निकालना है। चलो, नो पैट हो गया। अब आपको निकालने बोला अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहली चीज़ सर, EVA का फॉर्मूला लिख लो आप यहाँ पे। EVA का फॉर्मूला आता है नो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपका नो पैट क्या है, आपको यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन ने बोला है, इट इज़ नथिंग बट 0.025 इंटू प्लस कैपिटल WACC मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हो गया सिर्फ नो पैट माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप देखना, इस कैपिटल एम्प्लॉयड को आप एक बार इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो और एक बार इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ब्रैकेट को कर लो ओपन। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो कहाँ थोड़ी जगह मिलेगी, तो यहाँ लिखता हूँ। चलो फिर से, EVA इज इक्वल टू नो पैट
minus WACC into capital employed, and NOPAT is nothing but 0.025 plus WACC into capital employed माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 0.025 प्लस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस WACC इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। आप देखना ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे के साथ में, और बचता क्या है, तो 4 करोड़ इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 0.025। सो कैपिटल एम्प्लॉयड 4 डिवाइडेड बाई 0.025, 160 करोड़ का आपका आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी तक क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होता था, इस क्वेश्चन में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला है। अच्छा, तो 160 करोड़ आ गया, ये रहा, ठीक है। अब क्या है, नो पैट निकालना है। अब अगर आपको नो पैट निकालना है तो ये वाली फिगर रखो, ये वाली फिगर रखो 160 करोड़, ये वाली फिगर रखो 4, आ गया नो पैट आपका। अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड में WACC, ये WACC बस बाकी है, ये देखो WACC 10%, कहानी खत्म। सो 10% ऑन 160 इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट, और आपका 4 करोड़ का EV है, ये मतलब आपने जितना रिक्वायर्ड है उससे 4 करोड़ ज़्यादा ही कमाया होगा। तो रिक्वायर्ड कितना आ रहा है, ये 16 पे 4 ऐड करो तो नो पैट आ गया 20 का। समझना भी तो ज़रूरी है ना कि अगर पॉजिटिव EV है, इसका मतलब जितना हमसे एक्सपेक्ट किया गया था उससे 4 करोड़ हमने ज़्यादा ही कमाया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 थोड़ा सा अलग है पर इजी है। XY लिमिटेड 3 कंपनी है, 3 में से 2 का डेटा दिया हुआ है और तीनों कंपनी सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में। अगर 2 का डेटा दिया हुआ है तो 2 की डेटा के मदद से हम तीसरी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। XY लिमिटेड एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने आपको हायर किया है कंपनी की वैल्यूएशन के लिए। सीमेंट इंडस्ट्री हैज़ बिन वेरी स्टेबल फॉर सम टाइम एंड द सीमेंट कंपनीज SK लिमिटेड and AS Limited are similar in size and have similar product market mix structure। जो हमारी कंपनी है ना XY, उसी की जैसे ये 2 कंपनी है SK और AS Limited जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है। सब कुछ सिमिलर है, प्रोडक्ट भी हम लोग सब सेम बेचते हैं। यूज कंपेरेबल मेथड, आप उसको रिलेटिव वैल्यूएशन बोलो या कंपेरेबल मेथड बताओ, टू वैल्यू द इक्विटी ऑफ XY लिमिटेड इन परफॉर्मिंग एनालिसिस यूज द फॉलोइंग रेशियोज। सो मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मार्केट टू सेल्स वैल्यू, मार्केट टू नेट इनकम। मार्केट वैल्यू आपको दी होगी, उस मार्केट वैल्यू को डिवाइड करो बुक वैल्यू से, रेशियो आएगा। मार्केट वैल्यू को रिप्लेसमेंट कॉस्ट से रेशियो आएगा, मार्केट वैल्यू को सेल्स से रेशियो आएगा, मार्केट वैल्यू को नेट इनकम से रेशियो आएगा। उस रेशियोज को एवरेज आउट करके XY लिमिटेड के इस पे लगाना है, XY लिमिटेड के बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट, सेल्स और नेट इनकम पे, ताकि XY लिमिटेड की मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है। देखो कैसे किया है, टेबल देखना पहले तो कि क्या डेटा दिया है आपको। SK लिमिटेड और AS लिमिटेड ये हमारे कंपिटिटर्स हैं और ये हमारी कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू निकालनी है। देखना वो वाला बॉक्स जो है वो खाली रखा है क्योंकि वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप SK लिमिटेड का 450 लो और 450 बाय बुक वैल्यू करो, 450 बाय रिप्लेसमेंट कॉस्ट, 450 बाय सेल्स, 450 बाय नेट इनकम। ऐसे SK लिमिटेड के 4 रेशियोज आएंगे, वैसे ही AS लिमिटेड के भी 4 रेशियोज निकाल लो। देखना मार्केट टू बुक वैल्यू, मार्केट टू रिप्लेसमेंट कॉस्ट और ये वो सब, ऐसे ही रेशियोज आ गए। अच्छा, इसका रेशियो को पढ़ने का तरीका समझो। ये मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, मार्केट टू नेट इनकम। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए की इनकम अगर आपको चाहिए तो SK लिमिटेड में 25 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको 25 रुपए का आप इन्वेस्टमेंट करोगे SK लिमिटेड में, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू उतनी है, तो वो आपको कंपनी 1 रुपए कमा के देगी। ये है मतलब। अगर आप 0.818 यानी 82 पैसे का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 1 रुपए का सेल्स होगा इस कंपनी में। अगर आप 75 पैसे का इन्वेस्टमेंट करोगे इस कंपनी में तो उस कंपनी को रिप्लेस करने की कॉस्ट 1 रुपए की आएगी 75 पैसे में। बुक वैल्यू 1.125, तो 1 रुपए की बुक वैल्यू के लिए 1.125 का मार्केट वैल्यू बनता है। मतलब कोई चीज की वैल्यू जो 1 रुपए है बुक्स में, उसको अगर आपको खरीदना है तो 1.125 पे करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। सिंपल।
चलो, ये हो गया एसके लिमिटेड के रेशियोज। वैसे ही आपने एएस लिमिटेड के रेशियोज निकाले। अब आप ध्यान देना, मार्केट टू बुक वैल्यू में हमने दो कंपनीज के रेशियो निकाले, दोनों अलग अलग आए, हमने दोनों का एवरेज कर लिया और एक मार्केट टू बुक वैल्यू निकाली, वो है एवरेज रेशियो, एवरेज ऑफ द मार्केट टू बुक वैल्यू, और चारों का एवरेज निकाल लिया। अब ये वाला एवरेज हम हमारी कंपनी एक्स वाई लिमिटेड पे लगाएंगे। सिंपल, एक्स वाई लिमिटेड में देखना, आपकी बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट, सेल्स और नेट इनकम दी हुई है चारों में, वही वाले रेशियोज को मल्टीप्लाई कर दो चारों से, आपकी क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू। जैसे मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का रेशियो, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि 2 आया, एवरेज रेशियो 2 आ गया। अब आपकी बुक वैल्यू है 250, तो मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू 2 करोगे, तो मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू 500 हो गया ना। यानी कि 250 की जो बुक वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई किया है आपने, ये देखो। तो आपने अब एक्स वाई लिमिटेड की बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, सेल्स और नेट इनकम ले लिया, ये वो एवरेज उठा लिया ऊपर से कि इंडस्ट्री का एवरेज रेशियो ये बनता है। तो हर बेसिस के हिसाब से मार्केट वैल्यू कंपनी की कितनी होनी चाहिए वो आपने निकाल ली। बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रिप्लेसमेंट, सेल्स और नेट इनकम के हिसाब से, चारों आ गई। अब चारों को एवरेज आउट कर लिया। अब इस क्वेश्चन में तो चारों सेम थी, वहाँ एएस लिमिटेड में भी चारों सेम थी, हमने भी यहाँ पे सेम बना दी एवरेज आउट करके। सो बेसिकली इस डेटा से रेशो निकाला, उस रेशो को कहीं और लगाया, क्योंकि सेम कंपनी है ना, दोनों तीनों कंपनी सीमेंट इंडस्ट्री में है। तो बेसिकली ये और कुछ नहीं, वो जो चॉप शॉप अप्रोच देखी थी ना आपने, एग्जैक्ट वैसा है। सिर्फ चॉप शॉप अप्रोच में ध्यान देना, आपको जो रेशोज थे निकाल के दिए थे, आपने यहाँ पे रेशोज निकाले हैं। वहाँ पे भी जो आपने देखा था, तो याद रखना एक लाइन थी वहाँ पे, यूजिंग द प्योर प्ले फर्म्स इंडस्ट्री डेटा। ये भी तो वही हुआ ना, इंडस्ट्री का जो दूसरी कंपनीज थी, सेम इंडस्ट्री में दूसरी कंपनीज थी, उनके डेटा को इस्तेमाल करके एक रेशोज निकाला, वो है लास्ट वाला कॉलम इसमें, एवरेज वाला ये, और उसको लगाया हमने हमारी वैल्यूज़ पे। एग्जैक्टली ऐसे ही हमने सेल्स पे, ऑपरेटिंग इनकम और असेट्स पे किया था चॉप शॉप अप्रोच में। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है चॉप शॉप अप्रोच और इसमें। यहाँ पे भी हम वैल्यूज़ को रेशो से मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, ऐसे मल्टीप्लाई आएगा तो मल्टीप्लाई। अगर उल्टे होते रेशोज, जैसे बुक वैल्यू टू मार्केट होता, रिप्लेसमेंट कॉस्ट टू मार्केट होता, तो हम डिवाइड करते यहाँ पे भी। तो कॉन्सेप्ट समझ आया क्या, चॉप शॉप अप्रोच, और इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखना, वहाँ पे भी एवरेज, यहाँ पे भी एवरेज है, वहाँ पे भी हम रेशोज, इंडस्ट्री का जो रेशो था, ये इंडस्ट्री का डेटा है, ये जो रेशोज है ना, ये अब इंडस्ट्री का डेटा बन गया, क्योंकि दो कंपनी से मिला के निकाला हुआ एवरेज है वो। इंडस्ट्री के डेटा को हमारी कंपनी पे लगा दिया तो हमारा एवरेज आ गया। दिस इज द मार्केट वैल्यू। पूरे चैप्टर में हमने क्या निकाला, कॉरपोरेट यानी किसी कंपनी की वैल्यू क्या होती है। पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा सर, समरी में बताऊं तो आपने मोस्टली ये सब चीज़ें सीखी है, इनको इस्तेमाल करना। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड देखा आपने, बहुत सारे क्वेश्चन, एंटरप्राइज वैल्यू था, वैल्यू ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी, चॉप शॉप अप्रोच, नेट असेट वैल्यू, अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, मार्केट वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल और पी रेशो। और भी कुछ आ सकता है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है। जो आपने अभी तक चैप्टर्स देख लिए, उन सब में जो जो सीखा वो आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया। पोर्टफोलियो से CAPM हमने कितना इस्तेमाल किया इस चैप्टर में, हमने सिक्योरिटी वैल्यूएशन से गॉर्डन ग्रोथ मॉडल इस्तेमाल किया, हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से गियर्ड अनगियर्ड बीटा का फॉर्मूला 2-3 बार इस्तेमाल किया। इंटरमीडिएट CA इंटरमीडिएट में से भी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमने टाइप्स ऑफ लिवरेजेस देखे थे वो भी इस्तेमाल किया। कई सारे क्वेश्चंस तो हमने, कॉन्सेप्ट्स तो हमने पुराने ही उठाए। ठीक है सर, चलो इसी के साथ हमारा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का चैप्टर होता है समाप्त। सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए, 44 होमवर्क दिए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए है सर, ज़रूर करना। टाइम कम है तो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो रिपीटेड वाले ही क्वेश्चन है। तो मर्जर्स, एक्विजिशन एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस फास्ट ट्रैक बैच। एंड थोड़ा सा एक आइडिया ले लो, ख़त्म होने के पहले आपको एक अंदाज़ा आना चाहिए। तो मर्जर्स में 63 क्वेश्चंस हैं, इसमें भी कई सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं सर। अब मैं देखता हूँ, थोड़ा बैठूंगा आराम से तो पता लगेगा कि कितने होमवर्क देने हैं, कितने आपने करने हैं। हमने मतलब जो उसमें नया नया सब कुछ है वो करेंगे। एक चीज़ मर्जर्स में हम जो करेंगे वो ये है कि टाइम बचाना पड़ेगा। मर्जर्स के क्वेश्चंस का आंसर बहुत बड़ा होता है, तो फॉर्मेटिंग में बहुत टाइम जाता है उसमें, कि टेबल बनाओ फिर एक एक चीज़ें लिखो, वो सब चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो मैं आंसर्स में ही आपको काफ़ी सारा डिस्कशन यहाँ पे करके दूंगा, जिससे हमारा टाइम बचेगा, पर हम कॉन्सेप्ट और जो बारीकियाँ हैं वो हम सब कवर करेंगे। जैसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में देखना, मैंने 28 से क्वेश्चन नंबर 43 बहुत जल्दी कवर करा।
क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं था, हर क्वेश्चन में वही रिपीट स्टोरी थी। पेटेंट था, उसके बारे में डिस्कस करा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के बारे में डिस्कस करा, प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करा, फाइनेंशियल लिवरेज था, बैड डेब्ट्स का प्रोविजन था। तो इन इतने सारे क्वेश्चंस में जितने एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं वो हमने देखा, रिवर्स कैलकुलेशन हमने देखा। सो ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने की, वो हमने सब कवर अप करा। वो सिर्फ तभी पॉसिबल है सर कि कहीं अगर हम टाइम बचाए तो। आप बोलोगे कि सर 15 क्वेश्चन लेने के बजाय 5 क्वेश्चन ही ढंग से करा देते ये वाले और लिख लिख के, तो वो आपका फिर भी कुछ ना कुछ छूट ही जाता, क्योंकि इतने सारे हमने हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट देखा है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में, तो कोई ना कोई एडजस्टमेंट छूट जाती। मुझे ये लगता है कि फिर लिखने के बजाय मैं एटलीस्ट क्लास में वो आपको एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बता दूँ। लिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। आप उस चीज़ को अगर अंडर एस्टिमेट करोगे, मैंने टेलीग्राम चैनल में डाला है रीजंस टू फेल्यूर, कुछ 5-7 रीज़न बताए मैंने फेल्यूर के। उसमें सबसे पहला आता है लैक ऑफ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लैक ऑफ रिटन प्रैक्टिस। बच्चे प्रैक्टिस करते ही नहीं, बस देखते जा रहे हैं, अरे वाह क्या सही समझा रहे सर, सही लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, देख के तो सब अच्छा लगेगा। ब्लैंक पेपर पे कभी आंसर लिखने की कोशिश करो, और प्रैक्टिस ना उसी चीज़ की करो जो एग्ज़ाम में आपको करना है। एग्ज़ाम में भी आपको देख के नहीं आना कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहे। क्लास में तो आप यही करते हो, पर एग्ज़ाम में ना हाथ से लिखना है। और आपने अगर घर में प्रैक्टिस नहीं करी तो वहाँ जाके प्रैक्टिस करोगे, और सोचो क्या वो सही है जगह प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस में हम फेल होते हैं, गिरते हैं, पढ़ते हैं। वो एक मौका मिलेगा सर आपको, सिर्फ 3 घंटे, उसको एक्सपेरिमेंट करने में मत गवाना। इसलिए घर में उस 3 घंटे को ध्यान देना। हुसैन बोल्ट ने भी बोला था कि 9 सेकंड में या 10 सेकंड में जो उसने 100 मीटर क्रॉस करा था रनिंग में, जो भी प्रॉपर वर्ड होगा उसका, 9-10 साल लग गए थे उस चीज़ को प्रैक्टिस करने के लिए। 10 साल की प्रैक्टिस करी थी उसने सिर्फ वो 9 सेकंड्स के लिए। तो आप 3 घंटे के लिए कोशिश करो, 3 घंटे अच्छे से जाए, उसके लिए कम से कम आपको 300 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए सर। मैं 30 घंटे भी नहीं बोल रहा हूँ, 300 घंटे की रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए, और इस चीज़ को लगता है टाइम, बाकी आप पे है। चलो, मर्जर्स एंड एक्विजिशन चैप्टर्स नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हमारा, एंड वी आर गोइंग टू एन्जॉय इट। फॉर्मूलाज नहीं है ज़्यादा, सब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का खेल है, और मज़ा आएगा सर। सी यू।